बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट, और अपने चैनल न्यूरो अवेयरनेस पे डॉक्टर अली हसन पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, बीमारी कोई भी हो, मरीज़ के लिए तकलीफ़ का बाइस होती है, लेकिन जिन बीमारियों की अलामात में दर्द या पेन होता है वो मरीज़ को चैन से नहीं बैठने देते। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम लंबोसेक्रल रेडिकुलोपैथी या शैटिका है। उर्दू में इस बीमारी को अर्कुन निसा के नाम से पहचाना जाता है। इस बीमारी में मरीज़ कमर दर्द की शिकायत करता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, ये दर्द मुझे कमर के साथ साथ टांग में भी महसूस होता है। हम आज की अपनी वीडियो में अपनी तवज्जो 3 चीज़ों पर रखेंगे, यानी हम 3 सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला, कि हमारी कमर में ऐसी क्या चीज़ है जो कि इस तकलीफ़ का सबब बनती है। दूसरा, इस बीमारी की क्या अलामात हैं, इसे कैसे पहचाना जाता है। और तीसरा, वो कौन लोग हैं जो कि इस बीमारी का ज़्यादातर शिकार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्कुन निसा या शैटिका के मर्ज़ में कमर में नस पर दबाव आ जाता है। आइए मैं आपको बताऊं कि ये कैसे होता है। देखिए, हमारी पीठ में रीढ़ की छोटी छोटी हड्डियां मिलकर एक कॉलम बनाती हैं जो कि गर्दन से होता हुआ कमर के निचले हिस्से तक चला गया है। इस कॉलम में ये हिस्सा रीढ़ की हड्डी कहलाता है और इन 2 हड्डियों के बीच में ये हिस्सा डिस्क कहलाता है। इसके बिल्कुल पीछे ये धागा नुमा चीज़ है जिसको नर्व रूट या नस कहते हैं। ये नसें कमर से निकलकर दोनों टांगों में चली जाती हैं। अर्कुन निसा या शैटिका के मर्ज में ये डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से इस डिस्क के साथ मौजूद नसों पर दबाव आ जाता है और नतीजतन मरीज़ कमर दर्द के साथ साथ टांग में भी दर्द की शिकायत करता है। जहाँ तक अर्कुन निसा की अलामात का ताल्लुक है, इसमें ज़्यादातर मरीज़ों को कमर दर्द के साथ साथ किसी एक तरफ की टांग में दर्द होता है। ये दर्द बाज़ औक़ात बाज़ मरीज़ों में इतना शदीद होता है कि मरीज़ चलने फिरने से भी कासिर हो जाता है। दर्द के साथ साथ अक्सर मरीज़ टांग में करंट का लगना, सुइयाँ चुभते महसूस करना या सुन्न हो जाने की भी शिकायत करते हैं। कुछ मरीज़ ये दर्द दोनों टांगों में भी महसूस करते हैं और ये उस वक्त होता है जब उनकी दोनों तरफ की नसों पर दबाव आ जाता हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मरीज़ को कमर में दर्द नहीं होता, बल्कि दर्द कमर के निचले हिस्से से होता हुआ पाँव तक आ जाता है। नाज़रीन, अमूमन मरीज़ ये कहते हुए पाए जाते हैं कि कोई वज़न उठाने या आगे की तरफ झुकने, जैसा कि नमाज में रुकू या सजदा करते वक्त, या औरतें घर में झाड़ू पोछा करते वक्त, या छोटे बच्चों को झुककर उठाते वक्त, इन कामों के दौरान ये जो तकलीफ़ है ये बढ़ जाती है। अब हम आते हैं कि इस सवाल की तरफ कि कौन से वो लोग हैं जो इस मर्ज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसमें कुछ बातें याद रखने वाली। एक, ये बीमारी अमूमन 30 साल से 50 साल के लोगों में ज़्यादा देखी गई है। ऐसा क्यों होता है? इसका एक सबब तो ये है क्योंकि ये उम्र वो होती है जिसमें ज़्यादातर लोग अपने काम काज में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दूसरा, 30 साल के बाद हमारी रीढ़ की हड्डी और मोहरे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से ये रिस्क बढ़ जाता है कि आपकी डिस्क स्लिप हो जाए और नस पर दबाव डाले। दूसरा, हर वो काम जिसमें आपके मोहरों यानी डिस्क पर अचानक से गैर ज़रूरी प्रेशर या दबाव आ जाए और उसकी वजह से डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाए, मसलन खेल कूद के दौरान, एक्सरसाइज करते वक्त, कोई वज़न उठाते वक्त, या उस वज़न को लेकर चलते वक्त, या कोई वज़नी चीज़ को धक्का देने या खिसकाते वक्त। तीसरा फैक्टर, मोटापा और हमल यानी प्रेगनेंसी को भी इस शैटिका या अर्कुन निसा में रिस्क तस्वुर किया जाता है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में रीढ़ की हड्डी और डिस्क पर मुसलसल दबाव होता है और वो कभी भी स्लिप होकर ये इस तकलीफ़ का बाइस बन सकती है। नंबर 4,
ایسے کام جس میں پورا جسم کپ کپاتا ہو، جس کو ہم ہول باڈی وائبریشن کہتے ہیں. کچھ پیشے ایسے ہیں جن میں ایسا ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی ایسا آپریٹر ہے جو کہ بڑی مشینوں کو آپریٹ کر رہا ہو، یا بڑی بڑی گاڑیوں کے ڈرائیورز جیسے کہ ٹرک یا ٹرالے، تو یہ بڑی بڑی گاڑیاں بھی جو ہے ڈرائیونگ کے دوران ہلتی ہیں. تو ہر وہ کام جس میں آپ کی پوری ہول باڈی جو ہے وائبریشن کا شکار ہو، وہ بھی آپ کی ڈسک کو سلپ کروانے کا سبب بن سکتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین، ہمارا وہ لائف اسٹائل یا ان مریضوں کا وہ لائف اسٹائل جس میں وہ بہت زیادہ دیر تک کرسی پر بیٹھتے ہیں، یہ عموماً ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کا یہ پروفیشن ہوتا ہے، پیشہ ہوتا ہے، جیسے کہ ڈرائیور حضرات ہیں یا کمپیوٹر پر کام کے لیے بیٹھنے والے. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے ان بنیادی پوائنٹس پر بات کی جس سے ہمیں ارک النساء یا شیٹیکا کو سمجھنے میں مدد ملی. ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ارک النساء کیسے ڈائگنوز کیا جاتا ہے اور اس بیماری کے لیے کون کون سے ضروری ٹیسٹ ہیں اس پر بات کریں گے. اس وقت تک آپ اپنا، اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.